जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। यहाँ पर आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए जो PYQ सीरीज है, मतलब प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनके बारे में। वैसे तो मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स जो है वो लगातार पढ़ा रहा हूँ, ठीक, लेकिन क्या होता है जैसे हम लोगों को मान लो MP पुलिस कांस्टेबल की जो नई वैकेंसी आने वाली है, तो उसमें क्या होगा, अभी आप लोग MP की भर्तियों में देख रहे हो थोड़ा सा टाइम मिल रहा है, यानी आपके फॉर्म भरना शुरू होते हैं 1 महीने बाद एग्जाम हो रहे हैं। ऐसे ही अगर आप लोगों की एकदम MP पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आई और 1 महीने बाद पेपर हुआ, तो फिर एक साथ तैयारी होगी नहीं, फिर आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब हाथ पैर जो है उनमें दिमाग खराब होगा आपका, एक आलतू फालतू हाथ पैर मतलब फैलाओगे, कैसे काम चलेगा। इसलिए आप लोगों को क्या है, अभी से थोड़ा सा जो चीज़ें हैं ना वो कवर करते चलना है। अब देखो मैथ लगातार पढ़ा रहा हूँ, रीजनिंग भी पढ़ा रहा हूँ। मान लो अगर आप लोग अकेला मैथ मैथ कर रहे हैं ना, तो मेरे भैया अकेले मैथ से सिलेक्शन होता नहीं है, ऐसा आप लोग भी जानते हैं। तो हम लोग क्या है, प्रीवियस ईयर के जो मैं क्वेश्चन पेपर आप लोगों को कराऊंगा उसमें मैथ और रीजनिंग तो कराऊंगा, पर साइंस और जीके में आप लोगों को बताता जाऊंगा, देखो भाई ऐसे क्वेश्चन पेपर में आए थे और इन इन टॉपिकों से क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों को अभी से धीरे धीरे करके उन सभी टॉपिकों को कवर कर लेना है और ऑब्जेक्ट लगाते जाना है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेरे भाई MP पुलिस कांस्टेबल की PYQ सीरीज में जो 12 अगस्त 2023 को पेपर हुआ था उसकी शिफ्ट नंबर 2 के बारे में। ठीक, ये सारे के सारे क्वेश्चन आज जीके के रहने वाले हैं, 20 क्वेश्चन, क्योंकि MP पुलिस कांस्टेबल में 20 क्वेश्चन जीके के आते हैं, 15 क्वेश्चन साइंस के आते हैं और 65 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के आते हैं। सो मेरे भाई आज मैं आप लोगों को ये 20 क्वेश्चन जीके के कराऊंगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं धीरे धीरे। इससे आपको ये दिमाग लगाना है कि जैसे आपने आज तक पढ़ रखा है, तो क्या आप लोगों से क्वेश्चन भर रहे हैं, क्या नहीं भर रहे हैं, तो क्यों गलत हो रहे हैं। क्योंकि मेरे भाई कई चीजें आप लोगों को पता है लेकिन फिर भी आप गलत कर जाओगे। देखो ये क्या कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता, पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, सर कौन सी तारीख का पेपर है, 12 अगस्त 2023 का, शिफ्ट नंबर 2 का, MP पुलिस कांस्टेबल का। कोई कह रहा हो 23 का पेपर है, अरे भाई 2023 में ही तो हुई थी पिछली बार MP पुलिस, अब आगे अगली वाली वैकेंसी तो आएगी, जब आएगी तो उसमें अपन लोग प्रीवियस ईयर में यही तो क्वेश्चन करेंगे जो पहले आए थे। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों पर विभिन्न प्रकार की जो मोहरें हैं उनकी खोज की गई है, मोहरों की, निम्न में से गलत का चयन करो। जल्दी जल्दी में अगर आपने ये नहीं पढ़ पाया कि वो ये कह रहा गलत का चयन करो, गलत बताना है, तो आप तुरंत में तो आंसर कर दोगे कि यार पशुपति शिव की मूर्ति वो मोहरें मिली हैं, तो आंसर गलत हो जाएगा। लेकिन ये कह रहा कि कौन नहीं मिली है, तो देखो आप लोग कई जानवरों की सीलें मिली हैं, मतलब कई जानवरों की मोहरें मिली हैं, जिसमें बाघ की मोहर, गैंडा हाथी की मोहर, ऐसी मोहरें मिली हैं। तो ये वाली बात तो सही है, कई जानवरों की जो मोहरें हैं वो मिली हैं। यहाँ से यूनिकॉर्न सील, ये यूनिकॉर्न का मतलब है एक सींग वाला, तो आप लोगों ने सुना होगा जब भी आपने पढ़ा होगा कि एक सींग का जो जानवर है, एक सींग का गैंडा, इसकी मोहर मिली है, ये तो ये भी आप लोगों को पता है। मेरे भाई पशुपति शिव, भगवान शंकर की तो बहुत सारी मोहरें मिली हैं। क्वेश्चन में कह रहा कौन सी नहीं मिली, मतलब कौन सी चीज, तो गौरी और गणेश के बारे में पता नहीं चला, तो आपका जो सही आंसर है वो ये है डी, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था कि उसमें से गलत छांटना है, तो गलत यही है कि गौरी माता और भगवान गणेश जो है उनकी मोहरें नहीं मिली हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर था। तो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन को जल्दी पढ़ के गलत नहीं करना है, ठीक है भाई। आगे देखो, ये कह रहा है कि जब गुप्त साम्राज्य चल रहा था उसके बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखो अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो गलत कर जाओगे, वो ये कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, जो आपने गुप्त साम्राज्य पढ़ा होगा, गुप्त काल के बारे में पढ़ा होगा, तो उसमें से क्वेश्चन कह रहा कौन सही नहीं है। पहली चीज देखो, राज्य का जो राजस्व मिलता था वो खेती की जो भूमि थी उस पर कर कर लगाने से आता था। आपने गुप्त साम्राज्य पढ़ा होगा तब उसमें यही होता है मेरे भाई, वो जमीन पर टैक्स लगाते हैं और जमीन पर जो टैक्स लगाते हैं उसी से वो राजस्व जो है वो इकट्ठा करते हैं, ये तो सही बात है। गुप्त राजा जो थे ना वो वैष्णव धर्म को मानते थे, अधिकांश गुप्त राजा, मतलब लगभग सारे के सारे गुप्त राजा, एक आध दो को छोड़ दें तो सारे के सारे वैष्णव धर्म को मानते थे, ये बात सही है। ये कह रहा है उस समय धार्मिक बलिदान नहीं होते थे। क्वेश्चन ने कहा गलत बताओ, गलत, यही गलत है। धार्मिक बलिदान तो होते थे उस समय, यज्ञ होते थे और यज्ञ में बलियां दी जाती थी। ये मना कर रहा है कि बलि नहीं दी जाती थी, बलिदान का मतलब बलि नहीं दी जाती थी, ये कह रहा है। जबकि मेरे भाई गुप्त काल में तो बलियां दी जाती थी। तो क्वेश्चन ने कहा गलत बताओ, यही गलत है। ये मना कर रहा है कि बलि नहीं दी जाती थी, लेकिन उसमें बलि दी जाती थी, तो यही गलत है। बाकी रामायण और महाभारत को फिर से लिखा गया था, यानी रामायण और जो महाभारत है ना उनके संस्करण लिखे गए थे दोबारा से गुप्त काल में। आओ देखो नेक्स्ट,
आपने चोल साम्राज्य पढ़ा होगा और चोल काल के मंदिरों के बारे में पढ़ा होगा, और उसमें भी देखो ये क्या कह रहा है कि ऐसा बताओ कौन सा कथन असत्य है। यानी जो आपने चोल वंश पढ़ा होगा, उस चोल वंश में ये क्वेश्चन कह रहा है कि कथन ये बताओ गलत कौन सा है, उनके मंदिरों के बारे में गलत बात कौन सी है। तो पहला क्या कह रहा है, अधिकांशतः चोल मंदिर जो है वो द्रविड़ शैली में बने हैं, सही बात है। मंदिर सामाजिक गतिविधियों का केंद्र है, आप लोगों ने देखा चोल वंश के जो राजा होते थे उनके सामाजिक कार्यक्रम, सामाजिक गतिविधि मंदिरों में ही होती थी। आज भी आप लोग साउथ इंडिया में देखते होंगे शादी विवाह जो है मंदिरों से ही होते हैं। आगे देखो, मंदिरों में विशाल विमान और मीनारें हैं। चोल काल के मंदिर देखना आप लोग, बड़ी बड़ी मीनारें सी बनी है, बहुत ऊंची ऊंची, ठीक है। विशाल विमान और मीनारें हैं, विशाल विमान का मतलब है ऊंची ऊंची मीनारें बनी हुई हैं, तो ये सही बात है। गोपुरम मंदिर का प्रांगण था, प्रांगण का मंदिर है, मंदिर के बीच का हिस्सा था, तो गोपुरम मंदिर का प्रांगण था, ये बात गलत है। क्योंकि जो गोपुरम था ना, जो गोपुरम था वो मंदिर का प्रवेश द्वार था। मंदिर का जो प्रवेश द्वार है ना उसको गोपुरम कहते थे। मंदिर का जो प्रवेश द्वार है उसे गोपुरम कहते थे, मंदिर के प्रवेश द्वार जो है ना उसे गोपुरम कहते थे। तो यही गलत है, क्योंकि ये कह रहा कि गोपुरम मंदिर का प्रांगण था, प्रांगण नहीं था, प्रवेश द्वार था। क्या था मेरे भाई, प्रवेश द्वार था। तो यही गलत है, क्वेश्चन में कहा था असत्य बताओ, गलत बताओ। तो देख पा रहे हो आप लोग, जब मैं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहा हूँ तो अब आप लोगों में से जो एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए सीरियस हैं उनको क्या दिमाग चलाना है यार, हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन आएगा तो बढ़िया से हड़प्पा सभ्यता पढ़ लेना है, ठीक है। फिर सर गुप्त काल से क्वेश्चन आएगा, आपको गुप्त काल पढ़ लेना है। फिर नेक्स्ट आप लोगों ने देखा मेरे भाई चोल वंश से आ गया, तो वंश अच्छे से पढ़ना, प्राचीन भारत के इतिहास के। कहने का मतलब ये है, अच्छा सर ये क्वेश्चन किस पैटर्न के और कहाँ से आए हैं, आप थोड़ा सा पैटर्न देखोगे तो एक लूसेंट की ऑब्जेक्ट टाइप की बुक आती है, तो वो लूसेंट की ऑब्जेक्ट टाइप की जो बुक आती है ना, मतलब उसी में से चीज़ों को पूछा गया घुमा फिरा कर। आप लोग भले ही देखना, उसमें से लूसेंट की थ्योरी वाली नहीं, ऑब्जेक्ट टाइप की बुक आती है। आप सारे क्वेश्चन देखो इसके, अगर उससे डायरेक्ट नहीं आया है तो उससे घूम फिर कर आया है क्वेश्चन। आओ देखो, ये कह रहा है सत्रिया भारत का एक क्या है, तो आपको पता है मेरे भाई ये तो शास्त्रीय नृत्य है, और ये शास्त्रीय नृत्य असम का है। सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, असम का है शास्त्रीय नृत्य। तो मेरे भाई नृत्य से देखो, नृत्य से क्वेश्चन आ गया कि सत्रिया क्या है, तो सत्रिया भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है जो असम राज्य से संबंधित है। तो नृत्य आपको अच्छे से करना, मतलब स्टैटिक जी के आपको अच्छे से आने चाहिए। निम्न में से कौन सा नृत्य मध्य भारत से संबंधित नहीं है, इस पर फोकस करना नहीं है। और कहां से संबंधित नहीं है, मध्य भारत से। देखो जवार नृत्य ये तो एमपी में ही है, मटकी नृत्य ये भी एमपी में है, गिरडा नृत्य ये भी एमपी छत्तीसगढ़ मतलब इसी क्षेत्र का है। ये तो सारे मध्य भारत के हैं। जवार नृत्य हो गया, गिरडा नृत्य हो गया, मटकी नृत्य हो गया। कौन सा नहीं है सर मध्य भारत का, राउफ नहीं है, रौफ या राउफ नहीं है। अच्छा तो ये कहाँ का है सर, ये जम्मू कश्मीर का है। रौफ या राउफ ये कहाँ का है मेरे भाई, जम्मू एंड कश्मीर का है, जम्मू और कश्मीर का ये वाला। तो आप लोग अगर थोड़ा सा देखें, जैसे कई लोग क्या होता है बाद में फिर घबराते हैं। मैथ और रीजनिंग में तो हम लोग मेरे भाई, मैंने बोला है लगभग सारी क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे। यहाँ पर मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ जीके के क्वेश्चन कराऊंगा आपको, प्रीवियस ईयर के साइंस के कराऊंगा। जब मैं मैथ के और रीजनिंग के कराऊंगा तो अलग अलग करके कराऊंगा, मतलब मैथ के अलग, रीजनिंग के अलग। यानी एक पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4 पार्ट में अलग अलग करेंगे। जीके के कौन से क्वेश्चन, साइंस के कौन से हैं, रीजनिंग के अलग करके, मैथ के अलग करके, ऐसे फिर आपका दिमाग में जो है ना वो बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से चीज़ें फिट हो पाएंगी। अभी मैं सारा पेपर एक बार में करा दूंगा, पर क्या होगा जिसको आती है उसे तो मज़ा आ जाएगा पर जो मीडियम है, जिन्हें आधी अधूरी चीज़ें आती हैं, उनका दिमाग खराब होगा यार, इसमें से मुझे तो इतने नहीं बने। इसलिए मैं जीके का पोर्शन कराऊंगा, साइंस का कराऊंगा, ऐसे करके आप लोगों को मैथ का और रीजनिंग का अलग अलग, यानी एक बार में रीजनिंग करा दूंगा, एक बार में मैथ करा दूंगा, ऐसे हम लोग इन क्वेश्चनों को करेंगे। तो ये तो हो गया, जो राउफ नृत्य है वो तो जम्मू कश्मीर का है। ये कह रहा मध्य भारत, तो ये 3 तो मध्य भारत के हैं, वो जम्मू कश्मीर का, और जम्मू कश्मीर ऊपर उत्तर भारत की बात हो जाएगी। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है, ये कह रहा है युग्म कौन सा गलत है। फिर भाई देखते ही बता दोगे आप, देखते ही। ये क्या कह रहा पता है, देखना इधर, मभली अट्टम, मभली अट्टम नृत्य मध्य प्रदेश का है, पढ़ के ही बता दोगे गलत है। मभली अट्टम जो नृत्य है वो तो तमिलनाडु का है। अब आपको क्या और किसी ऑप्शन पे जाना है क्या, बिल्कुल नहीं जाना मेरे भाई, क्योंकि उसने कहा गलत बताना है, गलत बताना है तो पहले में ही गलत मिल गया।
मवली अट्टम नृत्य जो है ना वो तो तमिलनाडु का है, ये कह रहा मध्य प्रदेश का है, तो गलत तो यही है ना। बाकी मेरे भाई इस क्वेश्चन से आपको और चीजें पता चल जाएंगी। फुगड़ी नृत्य गोवा का है, डांडिया नृत्य गुजरात का है, अभी बताया था मैंने रूप या राउफ नृत्य जम्मू कश्मीर का है। अब देखो आपको 2-3 बातें और पता चल गई। जब अगली बार जब पेपर आएगा ना, तो मान लो नृत्य से क्वेश्चन आएगा, तो जरूरी नहीं है यही आएगा, पर हो सकता है इनमें से कोई आ जाए, और भी नृत्य उनमें से आ जाए। तो मतलब कहने का ये है कि अपने को स्टैटिक जीके में नृत्य वगैरह ढंग से पढ़ लेना है। निम्न में से किस व्यक्तित्व ने दलित आंदोलन को प्रेरित किया था? तो मेरे भाई दलित आंदोलन को हरगोविंद खुराना, ये तो वैज्ञानिक है, रविंद्रनाथ टैगोर तो कवि हैं, मदर टेरेसा तो शिक्षा से संबंधित हैं, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। दलित आंदोलन को जो है ना मेरे भाई वो प्रेरित किया था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो ये तो आप लोग ऐसे ही बता देते, मतलब आगे भले ही आप लोगों ने नहीं पढ़ा होता तो बता देते आप लोग। आ जाओ। निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने वंदे मातरम समाचार पत्र, कौन सा मेरे भाई, वंदे मातरम जो समाचार पत्र है ना उसका संपादन किया था? अब देखो थोड़ा सा अगर आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी और उस हिस्ट्री में अगर पुराने समाचार पत्र पढ़े होंगे, तो आपने बिपिन चंद्र पाल के समाचार पत्र पढ़े होंगे, आपने मेरे भाई वरिंद्र कुमार घोष के पढ़े होंगे, तो एक जगह आपने पढ़ा होगा वंदे मातरम समाचार पत्र, जो कि श्री अरविंद घोष, किसके द्वारा संपादन हुआ था मेरे भाई? श्री अरविंद घोष ने इसका संपादन करा था। ऐसा नहीं है कि मैं क्वेश्चन कराता जा रहा हूं, आप लोग बिल्कुल मतलब बस ये है कि ऐसा ध्यान देना है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का मतलब ये है डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और इनडायरेक्ट घुमा फिरा कर इन चीज़ों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको क्या आपकी तैयारी का दायरा पता चल जाएगा यार, चीज़ें कहाँ कहाँ से पूछी जा रही हैं। देखो, भारतीय रिजर्व बैंक को भारत में किसके ऋणदाता के रूप में जाना जाता है? फर्स्ट रिजॉर्ट, सेकंड रिजॉर्ट, लास्ट रिजॉर्ट, थर्ड रिजॉर्ट। यानी ये रिजर्व बैंक से संबंधित क्वेश्चन है, तो अब आपको रिजर्व बैंक के बारे में सारी बातें पता होना चाहिए। 1935 में ऐसे इसकी स्थापना हुई थी, ये सब बातें। इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, मतलब गवर्नर थे वो कौन थे, ऐसी बातें अब आप लोगों को क्या होना चाहिए, रिजर्व बैंक से संबंधित अब पता हो जाना चाहिए। तो आप जब इस सीरीज को देखें तो रिजर्व बैंक से रिलेटेड सारी बातों को पढ़ लेना। किस आयोग की सिफारिश के आधार पर रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, ठीक। तो मेरे भाई अगर यहाँ पर बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक को भारत में कौन से ऋणदाता के रूप में जाना जाता है? आप में से जल्दी जल्दी में कई लोग फर्स्ट लगा दोगे, भैया फर्स्ट नहीं, जब लास्ट में सब जगह दिक्कत हो जाती है तो उस बात को कौन संभालता है फिर? रिजर्व बैंक। कौन संभालता है? रिजर्व बैंक। इसलिए रिजर्व बैंक को फर्स्ट नहीं, लास्ट रिजॉर्ट के रूप में जाना जाता है। जब सब जगह पैसे की कमी पड़ जाएगी तो रिजर्व बैंक आकर के जो है वो चीजों को हैंडल कर पाएगी। बोलो, बढ़े आगे, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। सर हम थ्योरी तो पढ़ते हैं, पर थ्योरी पढ़ने के बाद हमसे क्वेश्चन नहीं बनते, क्या करें? मेरे भाई कहीं से ऑब्जेक्ट लगाओ। कहाँ से लगाओ? आप MP पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दो, तो फिर आप लोगों को जो क्वेश्चन है देखो आप लूसेंट की ऑब्जेक्ट टाइप से लगा लो। ज़्यादा बड़ी बड़ी बुकें करने का कोई मतलब नहीं है, कोई बहुत बड़ी किताब है, मतलब आप टॉपिक बाई टॉपिक लगाते जाओ, जो पढ़ते जा रहे हो उसके लगाते जाओ। देखो ये क्या कह रहा, वैधानिक तरलता अनुपात SLR। अब आपको पता होगा, आपने जब थ्योरी में पढ़ा होगा तो पता होगा। देखो SLR क्या होता है कि जो बैंकें हैं जैसे कोई भी बैंक है, स्टेट बैंक है, ठीक, HDFC बैंक है, कोई भी बैंक है, वो क्या करती है, जितना उसके पास पैसा है ना उसमें से कुछ रिजर्व अपने पास रखती है, कुछ रिजर्व वो अपने पास रखती है मेरे भाई। मान लो उसके पास टोटल अभी 100 करोड़ रुपए हैं किसी बैंक के पास, तो उसमें से वो 18% अपने पास रख लेगी, मान लो 100 करोड़ में से 18 करोड़। अब जो बचे हैं ना उनसे वो लोगों को देगी, मतलब लोन देगी, लोग पैसे निकालने आएंगे उनको देगी। तो जो वो अपने पास पैसे को रखती है किसी भी रूप में, अब 18 करोड़ वो नगद रख सकती है, सोने के रूप में रख सकती है, किसी भी रूप में रख सकती है, तो उसी को SLR कहते हैं। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो कौन सा है? B। एक बैंक को जमा राशि का न्यूनतम प्रतिशत चल परिसंपत्ति, मतलब रुपए के रूप में या सोने के रूप में या अन्य किसी रूप में अपने पास रखना पड़ता है, उसी को SLR कहते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा का ऐसा आप लोगों को लूसेंट की ऑब्जेक्ट टाइप में मिल जाएगा, उसी में से देखो डायरेक्ट उठा दिया है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, देखो कई लोग कहते हैं कि सर हमने तो घटना चक्र लगा रखी है ऑब्जेक्ट टाइप में, बहुत अच्छी बात है, वो तो MPPSC के लेवल की बात है मेरे भाई, घटना चक्र तो ठीक है। कई लोग कह रहे हैं कि सर हमने यूथ की बुक लगा रखी है, वो रेलवे के लिए सही है। अब मेरे भाई बाकी अगर कई लोग जो हैं कि ये चाह रहे हैं नहीं हम लोग मैक्सिमम नंबर लाएं MP पुलिस में और अभी से क्या करें, तो तुम लोग थ्योरी पढ़ो और थ्योरी के साथ लूसेंट की OT टाइप की बुक लगाओ,
फिर क्वेश्चन आप लोगों के बनेंगे। आओ देखो, ये क्या कह रहा है सर, रिवर्स रेपो बताओ, रिवर्स रेपो दर क्या है। देखो दो चीजें होती हैं, एक रेपो रेट होती है, ये बार बार ब्लिंक क्यों हो रहा है, बीच बीच में हो जाता है। इधर देखो मेरे भाई, दो होती हैं, एक रेपो दर होती है, एक रिवर्स रेपो रेट होती है। रेपो रेट होती है कि जब जैसे कोई बैंकें हैं और वो मेरे भाई रिजर्व बैंक से पैसा लेती हैं, रिजर्व बैंक से, तो उसको कहते हैं रेपो रेट। जिस ब्याज दर पर रिजर्व बैंक इनको जो पैसा देता है वो होती है रेपो रेट। एक बात आई समझ में, नहीं आई फिर सुनो। जैसे रिजर्व बैंक जो होती है ना मेरे भाई, वो बाकी बैंकों को कर्जा देती है और जिस ब्याज पर देती है उसे कहते हैं रेपो रेट। अब जैसे मान लो कभी कभी 5 दिन की बैंकों की छुट्टी हो गई, 10 दिन की हो गई, अब बैंकें अपने पास पैसा नहीं रखती, वो लौटा देती हैं रिजर्व बैंक को, जिससे उनका ब्याज कम हो जाए। या फिर मान लो ब्याज कम ना हो तो कुछ ना कुछ ब्याज रिजर्व बैंक देती है। तो जब ये बैंकें रिजर्व बैंक को पैसा लौटा देती हैं और उस पर रिजर्व बैंक जिनको जो ब्याज देता है उसको उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो वह दर जिस पर आरबीआई अल्प अवधि के लिए बैंकों से पैसा उधार लेता है, ऑप्शन बी। जैसे मान लो कोई त्योहार है, अब 5 दिन की छुट्टी हो गई, अब बैंकों पे पैसा रखा है, तो रिजर्व बैंक कहती है कि वापस मुझे कर दो, वापस लौटा दो, ठीक, मैं आप लोगों को कुछ ब्याज दे ही दूंगा। तो फिर ये बैंकें रिजर्व बैंक को पैसा लौटा देती हैं, उसी को कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो उधर से जो ब्याज मिलता है वो रेट हो गई, दर हो गई। आओ देखो, विश्व में सबसे अधिक खाइयां और सबसे गहरी खाइयां किस महासागर, ये महासागर लिखा है भाई, ये महासागर लिखा है, किस महासागर में है। तो विश्व में सबसे अधिक खाइयां और सबसे गहरी खाई, आपको पता है सबसे गहरी खाई मैरियाना गर्त है, मैरियाना गर्त कह दो, मैरियाना खाई कह दो सर, दो ऑप्शन में है। अब कह रहा सबसे अधिक खाइयां, देखो एक गड्ढे की बात करता ना कि एक बड़ा गड्ढा कहाँ है, तो वो तो है अपना अटलांटिक महासागर में, लेकिन ये कह रहा बहुत सारी खाइयां, तो फिर बहुत सारी खाइयां तो प्रशांत महासागर में है। और दुनिया की सबसे गहरी खाई मैरियाना खाई है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, बी हो जाएगा। मतलब अब आपको प्रशांत महासागर और महासागरों के बारे में जानकारी हो जियोग्राफी में, भूगोल में। गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी बताना है, और वो भी प्रायद्वीप भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ी नदी घाटी में से एक बताना, गंगा नदी के बाद। तो जो भारतीय उपमहाद्वीप में है, तो मेरे भाई भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा नदी के बाद कोई कहेगा सर ब्रह्मपुत्र है, कोई कहेगा मेरे भाई सिंधु नदी है, कोई कहेगा यमुना ना। देखो सिंधु पाकिस्तान में चली जाती है, ब्रह्मपुत्र चाइना से आती है, थोड़ी भारत में आएगी, फिर बांग्लादेश में चली जाएगी। गंगा के बाद सबसे बड़ी नदी घाटी भारत में गोदावरी नदी है। कौन सी है, गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर सी। आओ अब ऐसे भी ये दिमाग लगाओ, ये नदी तुमने कामबनी, कृष्णा, नोयाल, ये तो छोटी छोटी नदी है। अब कृष्णा थोड़ी बड़ी है पर गोदावरी से बड़ी नहीं है। आ जाओ, ये देखो, वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम SARFAESI कब लागू हुआ। ये एक ऐसा अधिनियम था जिसमें जो बैंकें लोगों को कर्जा देती हैं, तो इस अधिनियम से सरकार ने ये करा था कि बैंकें लोगों से कर्जा वापस लेने के लिए खुद कोशिश करेंगी। मतलब हर मामला कोर्ट में नहीं जाएगा, क्योंकि फिर कोर्ट में मामला लंबा खिंचता है तो पैसा मिलता नहीं है। तो बैंकें अपने लेवल पर प्रयत्न करें लोगों से जो कर्जा लोगों को दिया है उसको वापस लेने के लिए। इसीलिए ये अधिनियम आया था, जिसे 2002 में लाया गया था। कब लाया गया था मेरे भाई, 2002 में। चलो आ जाओ नेक्स्ट, घग्गर किस राज्य की एकमात्र मौसमी और मुख्य नदी है। अब आपको पता है घग्गर नदी तो हरियाणा से निकलती है, राजस्थान के मरुस्थल में क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, घग्गर नदी हरियाणा। अब बताओ, हरियाणा से निकलेगी और राजस्थान के मरुस्थल में जाकर के लुप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी कौन सी नहीं थी। अब थोड़ा सा अगर आपने डिटेल में हड़प्पा सभ्यता पढ़ी होगी तो आपने सुना होगा कि हड़प्पा सभ्यता की जो चीजें हैं वो सुमेरिया सभ्यता में मिल जाती हैं। सुमेरिया सभ्यता सर कहाँ थी, इराक और ईरान के इधर, इराक और ईरान के क्षेत्र में फैली हुई थी ना सुमेरिया और मेसोपोटामिया की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता ऊपर की तरफ नील नदी
जो अफ्रीका महाद्वीप में ऊपर की तरफ नील नदी फैली है, अगर कभी आपने मैप वगैरह देखा हो तो वहां मिल जाती है। ये चीन की सभ्यता इनसे अलग थी, चीन की इनसे नहीं मिलती। तो पहला ऑप्शन लगाना है, आंसर है। किसने किसने बिकॉज इंडिया कम फर्स्ट नामक पुस्तक लिखी? अब देख रहे हो आप लोग, अगर आपको पुस्तकें याद होती तो आप लोग इसका आंसर लगा पाते, वैसे नहीं लगा पाओगे। तो बिकॉज इंडिया कम फर्स्ट नामक जो पुस्तक है ना मेरे भाई, वो राम माधव ने लिखी। किसने लिखी? राम माधव ने लिखी। आप लोगों को ऐसा नहीं है कि मैंने ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करा दिए, अब ये नहीं है कि इन्हीं को रटना है मेरे भाई। इनके आधार पर अब हमको दिमाग लगाना है भाई। पुस्तकों से क्वेश्चन आ रहे, नृत्यों से क्वेश्चन आ रहे हैं, इकोनॉमी से क्वेश्चन आ रहे, अर्थशास्त्र से, भूगोल से क्वेश्चन आ रहे, देखो नदी से क्वेश्चन आ गए। ऐसे अब हम लोगों को उन टॉपिकों को कवर करना है, जब जाकर के हम लोगों के एग्जाम में इतने नंबर आएंगे मेरे भाई कि मतलब आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। अब आप क्या कर रहे हो? अंधी पढ़ाई करोगे, अंधी। क्वेश्चन ऑब्जेक्ट लगाओगे नहीं, फिर बाद में जाकर कहते हो कि क्वेश्चन नहीं आते। एक क्वेश्चन बता दो इसमें कि जो बहुत ज्यादा खतरनाक वाला हो कि आपसे नहीं भर रहा हो। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी? ये तो करंट अफेयर का हो गया। उस समय जब किसी ने करंट अफेयर पढ़ा होगा तो 2001 में संयुक्त अरब अमीरात की पहली महिला, 2023 में पेपर हुआ था, अब 2 साल पहले मतलब ऐसी चीज हुई थी। तो मेरे भाई संयुक्त अरब अमीरात की वो पहली महिला है, तो वो तो करंट का भी क्वेश्चन बन जाएगा और बाद में स्टैटिक में भी आ जाएगा, क्योंकि वो वहाँ की पहली महिला है, मुस्लिम देशों की ऐसी पहली महिला है। नूरा अल मटसोरी नाम था, नूरा अल मटरोशी, ऑप्शन नंबर ए। तो ये उस समय के करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन था। रुक्मणी देवी अरुंडेल, अब देखो हम लोग जब नृत्य पढ़ते हैं तो उनके कलाकारों को पढ़ते हैं, तो रुक्मणी देवी अरुंडेल किस नृत्य से संबंधित है? तो मेरे भाई वो तो भारतनाट्यम से संबंधित है। किससे संबंधित है? वो भारतनाट्यम से संबंधित है। ठीक, तो ऐसे मतलब बहुत सारे कलाकार हैं, तो वो कलाकार हमको याद होने चाहिए। जब वो कलाकार हमको याद होंगे ना मेरे भाई, तब जाकर के चीजें जो है वो क्लियर कट बनती हैं, चीजें एकदम सही बननी चाहिए। आओ, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? अब देखो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य तो आप लोगों को पता है आंध्र प्रदेश से संबंधित है, आंध्र प्रदेश से। मतलब कहने का ये है, देखो तुमने सुना होगा कथकली केरल का है, मैं थोड़ा जानकारी के लिए आपको बता दूं, कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। ये 3 चीजों में आदमी बड़ा कंफ्यूज होता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ठीक है, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरल, कथकली केरल। ऐसे आप लोगों को थोड़ी चीजों को याद रखना है, मतलब माइंड में थोड़ा रिलेट करके रखना है। बाकी मेरे भाई मैंने क्या बोला है कि जैसे आप लोगों को जीके के क्वेश्चन करा दिए, फिर आप लोगों को मैंने बोला है साइंस के, ऐसे मतलब रीजनिंग के अलग छांट के, मैथ के अलग छांट के, ऐसे एक पेपर के। उससे क्या है आप लोग इमेजिनेशन कर पाओगे चीज़ों को, कौन कौन से टॉपिक से कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। मैं एक साथ करा दूंगा तो चीज़ें एकदम कवर नहीं होंगी। जब एग्जाम वगैरह आएगा तब अपन लोग एक साथ भी देख लेंगे। अभी आप लोग धीरे धीरे जो है वो अपनी तैयारी को आगे बढ़ाओ। अच्छा, ये जो मैंने क्वेश्चन कराए वो आपके कब के हैं? तो मैंने पहले ही बता दिया, ये आपके क्वेश्चन है मेरे भाई 12 अगस्त 2023 शिफ्ट सेकंड। सर 2023 क्यों लिख रहे हैं? अरे मेरे भाई 2023 में ही पेपर हुआ था पुलिस का, अब तो नई भर्ती आएगी। जीके के 20 क्वेश्चन कराए मैंने आप लोगों को इस तारीख के, एमपी पुलिस कांस्टेबल की प्रीवियस ईयर की सीरीज के अंतर्गत मैंने जीके आपको कराई। ठीक है, बाकी आप लोग अपने कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। हर जगह रामनिवास सर क्लासेस ऐसे नाम होगा, चाहे तो मेरे भाई प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन हो, टेलीग्राम चैनल हो, फेसबुक पेज हो, इंस्टाग्राम हो। ठीक, बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर जाया करो यार, मतलब क्वेश्चन ये सीरीज ये क्वेश्चन वगैरह आपको कैसे लगे या कैसे लग रही हैं ये चीज़ें। ठीक, दूसरी चीज़ आप लोग एक और कमेंट वगैरह करके लाइक वगैरह थोड़ा शेयर कर दिया करो यार, क्या तब तो चीज़ों को बनाने में मन करता है। मतलब अब आप लोग देखते हैं बहुत सारे लोग बताती नहीं है चीज़ें कैसी हैं, ठीक, मतलब कैसी लग रही हैं ये सब, और थोड़ा शेयर कर दिया करो यार जिससे और भी लोग देख लिया करें। तो अभी के लिए इतना, ठीक है, फिर हम लोग लगातार ऐसी चीज़ें लाते जाएंगे। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को ये चीज़ें कैसी लगी। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना, जय हिंद।